फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का सेकंड पार्ट जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो आज टॉपिक है, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, दो टॉपिक हमने पढ़ा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन पे दे दूंगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोग आज पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, जब दो पेरेंट अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, वो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में और इन्वॉल्व होते हैं फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट में। ठीक है, दो अपोजिट सेक्स में, तो एक जो है वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा और दूसरा जो है वो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले जो इन्वॉल्व होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो पहला जो स्टेप होता है, वो सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन होगा और फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेम इंडिविजुअल से भी हो सकता है, डिफरेंट इंडिविजुअल से भी हो सकता है। अगर लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनमें क्या होगा, सेम इंडिविजुअल से होगा, और अगर हायर ऑर्गेनिज्म होंगे तो उसमें क्या होगा, वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल से गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और वो अपोजिट सेक्स के होंगे, यानी एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। ठीक है, तो ये जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जो सबसे पहला स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो गैमीट होते हैं, ये जो गैमीट दो बने, मेल और फीमेल से जो दो गैमीट बने, ठीक है, तो ये जो गैमीट होंगे ये फ्यूज़ करेंगे, एक दूसरे से मिलकर के फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करने के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन जो करते हैं, और फिर इस जाइगोट में क्या होता है, डिवीजन होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, और उसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस जो है वो इलैबोरेट भी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो प्रोसेस है। ऑब्वियसली बात है, स्लो प्रोसेस होना ही है, क्योंकि इसमें गैमेटोजेनेसिस के अलावा, गैमेट फॉर्मेशन के अलावा बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं। तो हम लोग एक एक करके एक स्टेप आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको जो है वो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इलैबोरेट है, बहुत ज़्यादा इलैबोरेट है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है और स्लो प्रोसेस भी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपली क्या होता था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो एक सेल होता था, उसमें जो है वो सिंपल डिवीजन हो जाता था और फिर वो दो डॉटर सेल में तब्दील हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक मेल है, एक फीमेल है, उसमें पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमीट का फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट जो है वो जाइगोट में जो है सेल डिवीजन होगा, सेल डिफ्रेंसिएशन होगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और जाहिर सी बात है स्लो प्रोसेस होगा। ठीक है, क्योंकि फ्यूजन होता है दो गैमीट का। देखिए यहाँ पे समझिए कि दो गैमीट का फ्यूजन होता है, क्योंकि इस पे सवाल भी आ चुके हैं। दो गैमीट का फ्यूजन होता है, इसी वजह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऑफस्प्रिंग बनेगा। ये दो गैमीट है, इन दो गैमीट के फ्यूजन के बाद ऑब्वियसली बात है जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। तो जब दो अलग अलग गैमीट जो है वो फ्यूज कर करके एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ऑफस्प्रिंग जो बनेगा ये पेरेंट से क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होगा, क्योंकि इनमें वेरिएशन होगा, इसका अलग जीन, इसका अलग जीन, दोनों मिक्स होकर के जब एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो मिक्सअप होगा तो कुछ डिफरेंट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है वो पेरेंट से क्या करेगा, मैच नहीं करेगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। साथ ही साथ अगर एक पेरेंट है, अगर पेरेंट एक है, तो ये मान लीजिए कि एक पेरेंट है, इससे जो है वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बने। ठीक है, ये बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बने, तो ये जो तीनों ऑफस्प्रिंग है, ये तीनों एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये दो पेरेंट से जब ये सारे ऑफस्प्रिंग बनते हैं, तो ये ऑब्वियस बात है ये एक दूसरे के साथ भी जो है वो आइडेंटिकल नहीं होगा, पेरेंट से भी आइडेंटिकल नहीं होगा। तो जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ में दो फेजेस होते हैं, एक होता है जुवेनाइल फेज और दूसरा होता है वेजिटेटिव फेज। तो जुवेनाइल फेज का मतलब ही समझ रहे हैं कि जुवेनाइल फेज वैसा फेज होता है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बर्थ के बाद वाला जो फेज होता है और रिप्रोडक्शन के पहले वाला जो फेज होता है, जो बचपना जिसको कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। और ये जो है जुवेनाइल हम लोग एनिमल्स में कहते हैं और वेजिटेटिव फेज हम लोग प्लांट में कहते हैं। ठीक है, जुवेनाइल फेज को ही वेजिटेटिव फेज किस में कहते हैं, प्लांट में कहते हैं। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज के बाद वाला जो स्टेज होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव फेज। तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग जुवेनाइल फेज के बारे में जानते हैं। तो जुवेनाइल फेज कब आता है, जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म
जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक स्टेज में पहुंचते हैं, यानी ग्रोथ और मैच्योरिटी के स्टेज में पहुंचते हैं बिफोर जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले जो ग्रोथ और मैच्योरिटी का फेज होता है, उस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, उस ग्रोथ के फेज को हम लोग क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। तो इतना बात समझ में आ गया कि जो ग्रोथ और मैच्योरिटी का जो पीरियड होता है, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है और वो फिर मैच्योर होने के कगार पे आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज, और वो रिप्रोडक्टिव फेज से पहले होता है। ठीक है, और यही फेज अगर हम लोग प्लांट में बात करेंगे तो इसी फेज को हम लोग वेजिटेटिव फेज कहते हैं। ये जो फेज होता है, जुवेनाइल फेज कह लीजिए या वेजिटेटिव फेज कह लीजिए, ये जो फेज होता है वो वेरिएबल ड्यूरेशन का होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जुवेनाइल फेज के एंड जैसे ही एंड होता है तो एंड होगा तो किसी चीज की बिगनिंग होगी, तो वो बिगनिंग होती है रिप्रोडक्टिव फेज की। ठीक है, जैसे ही जुवेनाइल फेज का एंड होगा वैसे ही जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाता है। सही है, और ये जो है वो हम लोग हायर प्लांट्स में आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि हायर प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी फ्लावर्स निकलने शुरू हो जाते हैं तो वो स्टेज क्या होता है, वो स्टेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज, यानी जुवेनाइल फेज उसका खत्म हो गया, उसका बचपना खत्म हो गया, अब रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है। ठीक है, तो ये फ्लावर्स में हम लोग आसानी से देख सकते हैं। अब कुछ जो है वो एनसीईआरटी में कुछ प्लांट्स हैं जिनका फ्लावरिंग पीरियड पूछा है कि ये कब तक फ्लावर्स आते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि इनका जुवेनाइल फेज कितना ड्यूरेशन का होता है, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैरीगोल्ड का पूछा है, राइस का पूछा है, वीट का पूछा है, कोकोनट, मैंगो। तो ये मैंने एक नोट बना दिया है। तो मैरीगोल्ड का जो होता है वो 8 वीक होता है, राइस का 3 मंथ, वीट का 3 मंथ, कोकोनट का 3 to 6 ईयर्स और मैंगो का होता है 4 ईयर्स। समझ आ गई बात। अब कुछ प्लांट में क्या होता है कि जो फ्लावरिंग होती है एक से ज़्यादा बार होती है। अब ज़रूरी नहीं तो कि जो है वो पूरे लाइफ में उसका एक ही बार हो, ऐसे कुछ प्लांट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जो है जनरली आप देखिएगा कि अभी फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि एक से ज़्यादा बार उसमें क्या होता है, फ्लावर्स आते हैं। तो अब एक बार फ्लावर्स आए, अब दूसरे बार फ्लावर्स आए, इन दोनों के बीच के पीरियड को क्या कहते हैं, ये एनसीईआरटी में सवाल पूछा है। उसको जुवेनाइल पीरियड कहेंगे या मैच्योर पीरियड कहेंगे, तो इस फेज को भी जुवेनाइल पीरियड कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक फ्लावरिंग पीरियड आ गया, अब दूसरे फ्लावरिंग पीरियड के लिए उसको फिर से मैच्योर होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जुवेनाइल पीरियड ही कहते हैं। समझ आ गई बात। अब कोई भी प्लांट जो होता है उनमें वो जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। वो एक एनुअल हो सकता है, एक बाइनियल हो सकता है और एक पेरिनियल हो सकता है। एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, ये 3 तरह के जो प्लांट होते हैं, ये किस बेसिस पे इसको बोला गया है, इस बेसिस से बोला गया है कि ये फ्लावर अपने जो है वो अपने लाइफ में कितनी बार फ्लावर करते हैं। तो एनुअल प्लांट जो है वो साल में 1 बार फ्लावर करते हैं, बाइनियल साल में 2 बार करते हैं, पेरिनियल जो होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम मतलब उनका जो लाइफ टाइम होगा वो लाइफ टाइम होगा। ठीक है, और प्लांट जो होते हैं एनुअल और बाइनियल टाइप के जो प्लांट होते हैं वो इसमें क्लियर कट वेजिटेटिव फेज भी होता है, रिप्रोडक्टिव फेज भी होता है और सेनेसेंट फेज भी होता है, यानी डेथ फेज जो होता है जिसमें प्लांट जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। एनुअल टाइप में और बाइनियल टाइप में, दोनों में इन तीनों फेजेस जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियर कट होंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी प्लांट है तो उसमें जो है वो एनुअली जो है वो प्लांट एक साल में सिर्फ 1 बार फ्लावर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका जो ग्रोथ फेज है वो उसका डिस्टिंक्ट होगा कि हाँ इस टाइम में इसका ग्रोथ होता है, उसके बाद उस टाइम में इसका फ्लावरिंग होता है। ठीक है, यानी उसका रिप्रोडक्टिव फेज होता है और उसके बाद ये डेथ हो जाती है इसका सेनेसेंट फेज आ जाता है। बाइनियल में भी सेम, अगर कोई भी तो 1 साल में इसका 2 बार होगा, तो 2 बार में जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद लास्ट में इसका डेथ फेज हो जाएगा। ठीक है, तो एनुअल में और बाइनियल में ये तीनों चीजें क्लियर कट होती है, लेकिन पेरिनियल में क्यों नहीं होती हैं ये बताते हैं। क्योंकि पेरिनियल जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। लाइफ टाइम का होने का मतलब ये है कि वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जिंदा रहते हैं। ठीक है, वैसे स्पेशीज़ को पेरिनियल स्पेशीज़ कहते हैं। इसके अलावा जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो जो होते हैं वो फ्लावरिंग, उनका जो फ्लावरिंग फेनोमेना होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि कुछ जो प्लांट है, जैसे कि बैम्बू स्पेशीज़ है, वो सिर्फ अपने लाइफ टाइम में 1 बार फ्लावर करता है, वो भी 50 से 100 साल के बाद। ठीक है, तो उसके बाद जो वो 1 बार फ्लावर देगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा और फ्रूट प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद ये मर जाएगा। ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन समझ लो कि 50 to 100 ईयर्स में ये 1 बार जो है वो फ्लावरिंग करता है, फ्रूट देता है और फिर वो मर जाता है। सही है, उसके बाद देखिए ये वाला जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट है कि बैम्बू स्पेशीज़ में लाइफ टाइम में सिर्फ 1 बार फ्लावरिंग होती है, क्योंकि इस पे सवाल भी आ चुके हैं नीट में। तो ये नीट का सवाल हम लोग देख लेते हैं। नीट का सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स वंस इन
इट्स लाइफ टाइम। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन? बैम्बू है, जैक फ्रूट है, मैंगो है और पपाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? बैम्बू हो जाएगा। अब जो आता है एक अदर प्लांट आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना जो है इसको हम लोग नीला कुरंजी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम जो है वो नीला कुरंजी ही है और ये 12 साल में एक बार फ्लावर देता है। और ये जो फ्लावर देता है वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में दिया था 2006 में। उसके बाद 2018 में भी आया था, बहुत ही खूबसूरत इसका बिल्ड हो गया था, बहुत ही प्यारा लगता है इसका फ्लावर और सिर्फ 12 साल में एक बार आता है। और ये बेसिकली जो है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो साइड है वहाँ पर जो है वो ये फ्लावर, ये जो स्पेशीज है वो पाया जाता है और वो पूरा एकदम ब्लू स्ट्रेच एकदम फैल जाता है। पूरा जो इसका एरिया है ये पूरा जो है ब्लू ब्लू हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। तो 2018 में आया था अभी फ्लावर, अब 2030 में आएगा, ठीक है। तब तक वेट करना पड़ेगा। अभी 2018 में आ चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसके खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं। तो याद रखिएगा स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना का जो फ्लावरिंग पीरियड है वो 12 ईयर्स है। ओके, समझ आ गई बात? तो अगर आपसे यहाँ पे सवाल पूछ लेता है कि 12 साल जो है, 12 साल जितना ये जो 12 ईयर्स है वो कौन सा पीरियड है, तो ऑब्वियस सी बात है 12 साल में ये रिप्रोडक्टिव फेज में आता है। तो ये जो 12 साल है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना का जो जुवेनाइल पीरियड है वो 12 ईयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आता है एनिमल्स की बात करते हैं। तो एनिमल्स में वहाँ पे हम लोगों ने, प्लांट में हम लोगों ने वेजिटेटिव फेज को देखा और यहाँ पे एनिमल में हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज में क्या होता है? जुवेनाइल फेज यानी जो बर्थ के बाद वाले फेज के बाद क्या होता है? बर्थ के बाद जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज, इस ये जो बीच का जो पीरियड होता है इसी को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। तो जुवेनाइल फेज में क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। बर्थ के बाद ग्रोथ होगी और कुछ जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसा पीरियड आएगा जहाँ पे मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और उसके बाद जो है वो एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो होता है वो शुरू हो जाता है। तो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, जब रिप्रोडक्शन एक्टिव हो जाएगा उससे पहले जो है वो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ह्यूमन में तो हम लोग नोटिस करते हैं, हम लोग को तो पता ही, ह्यूमन में मेल में देखिएगा तो मेल में जो है वो बियर्ड आने शुरू हो जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो जुवेनाइल फेज के बाद आते हैं, जो कि मैच्योरिटी फेज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस वहाँ पर होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज से पहले, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं यहाँ पर वेरिएबल ड्यूरेशन ऑफ, ऑब्वियस सी बात है वेरिएबल ड्यूरेशन का होगा। किसी भी एनिमल में रिप्रोडक्टिव फेज वेरिएबल ड्यूरेशन का होगा क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो अलग अलग होता है। सबका ज़रूरी तो नहीं है कि सबका एक ही जैसा हो, ठीक है, एक ही ड्यूरेशन हो, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगा, ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद जो सवाल ये है एनसीईआरटी का कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें अगर हम लोग बर्ड्स को देखें तो क्या बर्ड्स पूरे साल अंडे देती हैं? तो आप बताइए इस सवाल का जवाब कि क्या बर्ड्स पूरे साल अंडा देंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी जानवर की कैपेसिटी होती है, तो बर्ड्स जो होती है, बर्ड्स की कैपेसिटी नहीं होती वो पूरे साल अंडे दे। ये सीजनल फिनोमेना है, ये सीजनली जो है वो अंडे देती हैं। लेकिन जो कमर्शियली जो है वो रखते हैं बर्ड को, कैप्टिविटी में रखते हैं, पोल्ट्री फार्म्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पर ये जो है वो थ्रू आउट ईयर अंडे देती हैं क्योंकि उनको कमर्शियल करना है उसको और उससे पैसे कमाने हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? बर्ड्स का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का एक्सप्लॉयटेशन होता है कि ह्यूमन अपने यूज़ के लिए जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं बर्ड्स को और एनिमल्स को, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा सवाल ये है कि फ्रॉग्स और लिजर्ड्स के बारे में आप क्या कहते हैं? फ्रॉग्स और लिजर्ड्स जो है वो सीजनल होते हैं या फिर थ्रू आउट ईयर? तो लिजर्ड्स तो हम लोग जानते हैं, लिजर्ड्स तो हमारे घरों में होती हैं। तो लिजर्ड्स को हम लोग देखेंगे कि ठंड में तो वो नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि वो हाइबरनेट कर जाती हैं। तो और फ्रॉग भी हाइबरनेट कर जाता है। तो वैसा वो फेज तो उन लोगों का जो है वो डॉर्मेंट फेज होता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज कब होगा? रिप्रोडक्टिव फेज जो कि गर्मी होती है, सीजनल, ऑब्वियस सी बात है, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं फ्रॉग्स भी और लिजर्ड्स भी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है साइक्लिक चेंज। साइक्लिक चेंज का मतलब ये हुआ कि साइक्लिक चेंज में क्या होता है कि साइक्लिक चेंज जो होता है इसमें क्या होता है, जो ओवरीज की एक्टिविटी है या फिर कह लीजिए कि जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं, ओवरीज की एक्टिविटी है, हार्मोन्स की, तो इनमें जो है वो चेंजेस, कोई भी रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है
उसमें क्या होता है, उससे पहले जो है वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे और जो हार्मोन्स उससे रिलेटेड होंगे उनमें चेंजेस होंगे। तो ये सारे चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक चेंजेस कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट मैमल्स के डिफरेंट साइक्लिक चेंजेस आएंगे। तो प्लासेंटल, जैसे कि मैमल्स में भी बहुत तरह के मैमल्स होते हैं, प्लासेंटल मैमल्स होते हैं। तो मैमल्स जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, प्लासेंटल्स मैमल्स होते हैं, फिर मार्सुपियल्स होते हैं, बहुत तरह के मैमल्स होते हैं जो कि मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग जो मैमल्स होंगे उनमें अलग अलग साइक्लिक चेंजेस होंगे। जैसे कि काउज वगैरह भी होते हैं, काउज हो गया, बफेलो हो गया, डियर हो गया, फिर ह्यूमन हो गया, मंकी हो गया, ये सारे जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आएंगे। तो सारे में क्या होगा, चेंजेस जो होंगे वो अलग अलग होंगे इन डिफरेंट एनिमल्स में। तो ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि एक में होता है स्ट्रेस साइकिल, दूसरे में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एक होता है सीजनल ब्रीडर्स, एक होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो ये सारे जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मैमल्स में ये जो है वो साइकिल होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। तो इसमें अगर हम लोग सबसे पहले अगर स्ट्रेस साइकिल को देखें, स्ट्रेस साइकिल जो होते हैं वो नॉन प्राइमेट्स में होते हैं, है ना। नॉन प्राइमेट्स में जैसे कि काउज हो गया, शीप हो गया, रैट हो गया, डियर्स हो गया, डॉग हो गया, टाइगर हो गया, ये सारे जो होंगे नॉन प्राइमेट्स होंगे और इनमें जो है वो स्ट्रेस साइकिल होगा। ये किस टाइम होगा, ये ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन होगा, ये जो है वो साइकिल शुरुआत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग डिटेल में जो होगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में पढ़ेंगे, और ये जो होते हैं वो प्राइमेट्स में होते हैं, जैसे कि मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमन हो गया, इन सब में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। फिर उसके बाद आता है सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर एक्चुअली क्या होते हैं, बहुत सारे मैमल्स में क्या होता है कि वो फेवरेबल कंडीशन जब आती है तब जो है वो फेवरेबल सीजन जब आता है, जब उनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो शुरू हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। तो एक सीजन में क्या होता है, उनमें ब्रीडिंग होती है, तो इसको हम लोग सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर एक्चुअली क्या होता है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं, कुछ जो मैमल्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव होते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं, ठीक है। तो दो तरह के ब्रीडर्स हो गए, एक हो गए या सीजनल ब्रीडर्स और दूसरा क्या हो गया, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। समझ आ गई बात। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसको हम लोग सेनेसेंट या ओल्ड एज कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो एंड हो जाता है, उसके बाद जो है वो सेनेसिन स्टेज शुरू हो जाता है और ओल्ड एज शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो ओल्ड एज वाला जो स्टेज होता है, यहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, ठीक है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, और ये जो है वो लाइफ स्पैन का लास्ट फेज है। जैसे कि मैंने लाइफ स्पैन के बारे में बताया था कि जो लाइफ के स्टेजेस होते हैं, बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, उसके बाद जो है वो ग्रोथ के बाद एक रिप्रोडक्टिव फेज आता है, उसके बाद डेथ हो जाती है। तो ग्रोथ वाला जो फेज होता है उसको हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं, और रिप्रोडक्टिव फेज होता है, उसके बाद जो लास्ट फेज होता है उसी को हम लोग सेनेसिन या ओल्ड एज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो डेथ हो जाती है। ओके, तो ओल्ड एज अल्टीमेटली क्या करता है, डेथ करा देता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी जो हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये तीनों फेजेस के लिए। और इंटरेक्शन जो होता है हार्मोन्स और सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, और ये जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर एक्सप्रेशन से क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। तो समझ में आ गई बात। तो हार्मोन्स का जो इंटरेक्शन होता है और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है वो ही रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, और जो होता है ये क्या होता है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर एक्सप्रेशन से क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।